हेलो एवरीवन। 27 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम्स फिक्स हो चुका है बीपीएससी प्री का। तो हम यहाँ पे आपके लिए रेगुलर बेसिस पे कोशिश करेंगे कि डेली आपका 2 सेट्स प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, मिनी सेट्स लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आपकी स्कोरिंग क्या रहती है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप बीपीएससी प्री के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो बस आप हमारे साथ इस सेट्स को 2 सेट्स डेली में आपको दूंगा। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स को आप लगा करके खुद की अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, जबकि ये सभी इसके समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये तो बात फिक्स है कि आप बीपीएससी प्री देने वाले हैं 27 दिसंबर को। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ आप हमारे अनअकैडमी के फ्री प्लान किस तरह से ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो बस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको 2 से 3 मिनट में आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप हमारे फ्री प्लान को लेते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगी, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट्स लिखेंगे, आप इन पॉइंट्स को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी पर वीक। ठीक है, और इसमें आपको कई चीज़ें चूँकि सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे लाइव डाउट क्लियर आपका किया जाएगा और साथ ही साथ बीपीएससी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि बीपीएससी के लिए आपका काफ़ी ये हेल्प करेगा। जिस तरह से आप अगर आप प्री देंगे तो प्री के बाद मेंस भी आपको करना है, तो मेंस के लिए काफ़ी ये हेल्प करेगा। ठीक है, साथ ही साथ देखिए डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और पेपर का एनालिसिस भी कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको 20,000 से प्लस जो कि क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा सभी सब्जेक्ट से, और यहाँ पे आपका बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए मंडे से सैटरडे डेली आपका 8 बजे जो कि 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में कराए जाते हैं। ठीक है, और उनका काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज भी कराया जाता है। तो ये भी आपके लिए हेल्प करेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट रखेंगे तो आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से अनअकैडमी के जो आपका ऐप है सबसे पहले आप उसको डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी होगा, जैसे कि आपको कैटेगरी बीपीएससी सेलेक्ट करना होगा, तो बीपीएससी सेलेक्ट करने के पश्चात आपको वहाँ पे कूपन कोड पूछा जाता है। तो रेफर कोड में आप हमारा यूज़ कर सकते हैं निरंजन 10, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे आपको उसके बाद कैटेगरी पूछ जाती है। कैटेगरी में बीपीएससी सेलेक्ट कीजिएगा। बीपीएससी सेलेक्ट करने के पश्चात वहाँ पे आपको इंटर कोड डालने के लिए बोला जाता है, तो निरंजन 10 आप कोड का यूज़ करेंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए अनअकैडमी पे जो कि हमारे सर के द्वारा यहाँ पे आपको क्लास भी कराया जा रहा है। ऑलरेडी ये क्लास स्टार्ट है, 9 दिसंबर से स्टार्ट है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप वहाँ पे जाकर के डेली देखिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभय प्रताप सर के द्वारा जो कि आपका डेली दोपहर 2 बजे इनका क्लास होता है, और साथ ही साथ डॉक्टर अजय कुमार सर के जो क्लास होती है वो रेगुलर आपको शाम को 5 बजे क्लास होता है। और सभी सर का अलग अलग जो कि चीज़ें होती हैं, आप वहाँ पर जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, जैसे कि आपको पॉलिटी और हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाता है विवेक सर के द्वारा रेगुलर शाम को 6 बजे। और उसी तरह से यहाँ पे जनरल स्टडीज़ कराई जाती है अमर सर के द्वारा आपको रात को 11 बजे। तो आपका पूरी तरह से क्लास क्लियर कराया जाएगा बीपीएससी के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद निरंजन 10 आप कोड का यूज़ कर लीजिए, वहाँ पे कोड में आपको कोई इशू नहीं आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे इतना कर लेंगे और उसके बाद अपनी जो तैयारी होगी वो काफ़ी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने डेफिनेटली राइट आंसर गेस कर लिया होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एक या एक से अधिक। करेक्ट आंसर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो पंजाब, गुजरात, हरियाणा, बलूचिस्तान के साथ साथ राजस्थान कह सकते हैं और सिंध, ये सभी में जो कि विस्तृत थी। तो यहाँ पे एक या एक से अधिक बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ई को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। कर्पूर मंजरी के जो लेखक यहाँ पे हर्ष दिया गया वो ये पॉइंट गलत है। कर्पूर मंजरी के लेखक जो थे वो कौन थे? राजशेखर। ठीक है, राजशेखर द्वारा ये रचित था। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं, देखिए राजशेखर से संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या है। तो देखिए राजशेखर से संबंधित ये क्वेश्चंस बन सकता है कि राजशेखर जो थे वो किसके गुरु थे? तो ये प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे। ठीक है, और राजशेखर ने महेंद्रपाल को उपाधि भी दी थी जो कि पेपर में पूछा जाता है। और कौन सी उपाधि दी थी? तो निर्भय राज या फिर कह सकते हैं निर्भय नरेंद्र की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु बताइए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तांबा। ठीक है, तांबा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था मानव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे ई को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। यहाँ पे अकबर दिया गया था, ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने दी थी, इसलिए हम ऑप्शन ई को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि फेसबुक ने हाल ही में जो कि किस नाम से क्रिप्टो करेंसी की घोषणा की है? तो बताइए कि फेसबुक ने हाल ही में एक नए क्रिप्टो करेंसी की घोषणा की थी, उसका नाम क्या है? तो सही आंसर क्या? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, लिब्रा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा? आपको पता है कि अरब सागर में गिरने वाली जो 2 फेमस नदियां हैं वो है नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पे फिलहाल आपका ताप्ती दिख रहा है, इसलिए आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे एक देश और दक्षिण कोरिया में भी दिखेगी डीडी इंडिया? भारत ने इन 2 देशों के साथ करार किया। डीडी इंडिया जो है वो दक्षिण कोरिया के साथ साथ किस देश में भी दिखेगा? तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश के साथ साथ दक्षिण कोरिया में भी डीडी इंडिया जो नेशनल चैनल है वो भी दिखाई दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रशीद खान विश्व कप इतिहास में सबसे महंगे गेंदबाज बन गए, वो किस देश से संबंधित है? रशीद खान का संबंध किस देश से है? तो देखिए रशीद खान जो है वो अफगानिस्तान से संबंध है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हम इसका सेकंड जो पार्ट होगा, यानी कि हम डेली आपको 2 सेट्स कराने के लिए बोला था, तो अगर आपको ये जो सेट अच्छा लगेगा तो इसका सेकंड सेट हम आज ही अपलोड कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जो भी आपका रिस्पॉन्स हो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। साथ साथ आपका एनसीईआरटी का जो हमारा चल रहा है सीरीज वो तो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, क्योंकि उसको हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। साथ साथ ऑलरेडी आपको 3 सेट कवर करा चुका गया एनसीईआरटी जो बुक है, तो आप अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपका वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हम बात करें तो मकराना बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन जो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, 21 जून को। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में दक्षिणी गोलार्ध रहता है तो वहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी का जो पहला हम कह सकते हैं फर्स्ट, जैसे एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके लिए आप छोटा सा तरीका याद रख सकते हैं, खान बापू। ठीक है, खान बापू। तो देखिए अगर मैं बात करूँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, इसको बांगर कहते हैं, बापू बांगर, और न से नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर कहते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है?
तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन हम यहाँ पे ई को टिक करेंगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी होती है वो कैनबरा होता है। यहाँ पे जो कि वेलिंगटन दिया गया ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, बाकी यहाँ पे हम किसी को टिक नहीं कर सकते। सिडनी तो यहाँ पे एक शहर है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चंस का सही आंसर होगा ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि नमस्ते थाईलैंड महोत्सव 2019 का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? नमस्ते थाईलैंड महोत्सव 2019 का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न ये बनता है कि यूएस की किस महत्वपूर्ण कृषि पेटी को अमेरिकन कृषि का हृदय कहा जाता है? तो देखिए अमेरिकन कृषि का हृदय कहा जाता है किसे? तो राइट आंसर यहाँ पे किसे टिक करेंगे? डेफिनेटली आपने गेस कर लिया होगा ऑप्शन ए, मक्का की पेटी को, मक्का पेटी को ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नासा के पहले स्ट्रॉबी रोबोट ने अंतरिक्ष यात्रा शुरू की है, यानी कि उस रोबोट का नाम क्या है? तो देखिए रोबोट का नाम है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, बम्बल। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नासा का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का बम्बल जो नामक रोबोट अपनी शक्ति के तहत उड़ान भरने वाला पहला स्ट्रॉबी रोबोट बन गया, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि एस्ट्रॉबी एक फ्री फ्लाइंग रोबोट सिस्टम है जो कि शोधकर्ताओं को शून्य गुरुत्वाकर्षण में नई तकनीकों का परीक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नियमित काम करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, बताइए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे क्या टिक करेंगे? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, क्योंकि सीन का बाब जो है वो कहाँ है? सीन का बाब, सबसे पहले आपको पता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से, और ये सीन का बाब जो है वो मानसरोवर झील की एक धारा का ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? यानी कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता है? आपको पता है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत जो है वो 7वें स्थान पर आता है, तो 7वें स्थान पे आता है तो उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2.42%। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरे स्थान पर आता है, और जनसंख्या क्या था, जनसंख्या के स्थान में, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरे स्थान पर आता है 17.5% जनसंख्या के अकॉर्डिंग, यानी करेक्ट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल से पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरा जीवन मेरा मिशन शीर्षक से एक आत्मकथा किसके जीवन से प्रेरित है? किसके जीवन से प्रेरित है? मेरा जीवन मेरा मिशन। तो राइट आंसर होगा योग गुरु रामदेव, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, योग गुरु रामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरा आपको पढ़ा रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री के करीब 22 से 23 वीडियो अपलोड किए गए हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे बाहर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप उनको उतना कवर कर लीजिए। तो फिलहाल देखिए क्वेश्चंस का सही आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, किन किरणों को उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। बताइए कि ऑप्शंस आपके पास ये दिए गए हैं। रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उत्सर्जित करता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या टिक करेंगे? ऑप्शन ई को टिक करेंगे, क्योंकि एक या एक से अधिक आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो तीनों किरणों को उत्सर्जित करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, एक या एक से अधिक। क्लियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो सही आंसर क्या होगा? बजट पर बहस की शक्ति प्रदान की गई थी 1892। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि नाभिकीय विखंडन। और परमाणु जो बम है वो नाभिकीय विखंडन पर ही कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत के संघीय न्यायालय जो दिल्ली में स्थापित किया गया था, बताइए किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में ये संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको पता है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा वो राज्य है जो कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ई, यानी कि उपरोक्त एक या एक से अधिक। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है, ये टोटल 8 राज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र और पंजाब से नहीं गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिलिया। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त होता है। मैंने साइंस के इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स देने जाओ, साइंस के क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। मैंने 700 प्लस का आपको एक पीडीएफ जो दिया था, वो पीडीएफ तो आपको मास्टर वीडियो है, मास्टर पीडीएफ कह सकते हैं, मास्टर वीडियो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फिर तो आप बहुत पीछे हैं। देखिए रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अच्छा, नीचे कमेंट्स करके बताइए कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। अगला प्रश्न है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिस्टोलॉजी क्या होता है? ऊतकों का अध्ययन कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मेयर। ठीक है, मेयर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा एपिथेलियमय ऊतक। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। तो देखिए इस मिनी सेट्स में 30 क्वेश्चंस दिए गए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेट्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे था, क्वेश्चंस का लेवल भी एग्जाम्स की तरह ही रखा गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा। और अगर आपको ये सेट अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स करके बताइए कि क्या आप इसका नेक्स्ट सेट देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 2 सेट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आपको ये सेट अच्छा लगा तो मैं आपको सेकंड सेट प्रोवाइड करा दूंगा। और हम लोग रेगुलर 2 सेट्स करेंगे ताकि आपका एग्जाम्स में कुछ यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सके। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स हो नीचे ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।